Expression for torque in coordinate form. हम ले रहे हैं कोई भी बॉडी है, इनिशियली इट्स एट पॉइंट P1. Initially it's at point P1 and you exert some force to move it from P1 to P2. और आपने फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाई हो सकती है, कि मैं अगर लूँ कि मैंने फोर्स इस पे लगाई इधर, which displaces the body from P1 to P2. इसको small displacement लेनी है तो it's better if you write it as dr. Triangle law लगेगा if OP1 is R and it displaces through dr, तो closing side is sum of these two R plus dr. अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन टू मूव फ्रॉम P1 टू P2 कितना होगा? वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम P1 टू P2, F डॉट dr. वर्क डन टू मूव फ्रॉम P1 टू P2 यही होगा ना, F डॉट dr. सो हम 2 डायमेंशनल स्पेस ले रहे हैं, से x एक्सिस या y एक्सिस. वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वर्क डन इज F इस केस में कितना है? dr is पहले इसको समझ लेना, भी नोट ना करना. dw विल बी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका? fx dx प्लस fy dy. डायग्राम से देख के बताओ, इफ दिस इज fx dx, x हमारे पास कितना है? x and y is r sin theta. So we can say as shown in figure, उसको मार्क कर लो कुछ, इन ट्राइंगल OAP1. In triangle OAP1, cos theta is x by r. So x is r cos theta. Similarly, sin theta is y by r. So y is r sin theta. x r cos थीटा है, y r sin थीटा. dx क्या होगा? या dx by d थीटा क्या होगा? r cos थीटा की डिफरेंशिएशन, r कांस्टेंट है, cos थीटा की डिफरेंशिएशन minus sin theta. This is minus r sin theta, implies dx is equals to minus r sin theta d theta. Similarly,
dy by d थीटा क्या होगा? y की वैल्यू r sin थीटा, sin थीटा की डिफरेंशिएशन, cos theta. तो dy इज, अगर मैं ये दोनों वैल्यूज सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूं, एफ एक्स डी एक्स, सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, हमारे पास dx की वैल्यू आ रही है r sin थीटा d थीटा dx, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज माइनस ऑफ y d थीटा, बिकॉज r sin थीटा किसके इक्वल है? y के, सो दिस इज माइनस y d थीटा एंड दिस इज dy इज r cos थीटा किसके इक्वल था? x के, सो दिस इज x d थीटा. थीटा को कॉमन ले तो क्या आया? वाई एफ एक्स माइनस, अब लीनियर मोशन में वर्क डन होता था एफ डी एक्स, रोटेशनल मोशन में क्या होगा? लीनियर मोशन में वर्क इज एफ डी एक्स, करस्पॉन्डिंगली रोटेशनल मोशन में क्या होगा? Tau d theta. टाउ डी थीटा, डी थीटा कैंसल, सो टॉर्क की वैल्यू आ गई. अगर हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन में है तो टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा? इस केस में आर क्रॉस एफ किस डायरेक्शन में होगा? आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होगी? Outward. कौन सी डायरेक्शन? आउटवर्ड या इनवर्ड में कौन सी डायरेक्शन है? Perpendicularly. एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है? Z axis. तो ये बेसिकली जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क आया. अगर एक्स और वाई प्लेन ले रहे हैं तो दिस इज जेड कंपोनेंट, और ये वही है जो हमने पहले भी किया था. फिर रिमेंबर हमने टॉर्क को ऐसे लिखा था, आई जे के इसमें मैं आपसे पूछूं z कंपोनेंट कितना है, तो z कंपोनेंट कितना होगा? xfy minus एफ वाई माइनस एफ एक्स, वही आ रहा है यहाँ पे भी. सो इसको हम कहते हैं दिस इज द टॉर्क इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, की बिना इसके अगर हमने लिखना है वर्क डन से, मतलब इसका कुछ स्पेशल फायदा नहीं है ऐसे इस डेरिवेशन को करने का. हमें अगर आर क्रॉस एफ पता है तो हम कर सकते थे, बट क्योंकि बोर्ड का आर्टिकल है कि टॉक इन कोऑर्डिनेट फॉर्म करके दिखाओ, इसलिए हम नहीं से करना है. डायग्राम बना लो फिर दिखाता हूं मैं. दिस इज टिपिकल सीबीएसई आर्टिकल, स्कूल को छोड़ के इसका कोई फायदा नहीं है. स्कूल एग्जाम में आ सकता है आपको 11th के टर्मिनल्स में. सो डायग्राम बना लो, देन वी विल रीड अबाउट इट. So you can write the expression for torque
can be obtained. Expression for torque can be obtained by calculating the work done. By calculating the work done in rotating the body. By calculating the work done in rotating the body. Consider a body of mass m. Consider a body of mass m placed at a point P1 having position vector r. Placed at a point P1 having position vector r and coordinates xy. If force F is applied, if force F is applied to rotate the body, then for small displacement dr of the body, work done is given by, for small displacement dr of the body, work done is given by F dot dr, where F is equals to Fxi cap plus ये नोट कर लो। इसमें देख लो किसी को समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क, बिकॉज स्कूल में आ सकता है। यहाँ तक नोट कर लो, क्या बता देना, आई विल स्क्रॉल अप। सर आपने जो पहले सॉल्व कराया था वो नोट नहीं करना था? कौन सा? ये जो आपने प्रॉपर हाँ जी, मैंने यही तो कहा था भी नोट ना करना। ऊपर हमेशा स्कूल के आर्टिकल में ना वो स्टोरी लिखनी पड़ती है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम, किया तो वही है, तो ऊपर वो बिना उसके लिखोगे तो स्कूल टीचर्स नंबर काट लेंगे। इसीलिए मैं कहता भी लिखो मत, सिर्फ समझ लो। आपने नोट कर लिया था तो बेशक एरो डाल लो कि जहां तक लिखा है उसके आगे ये सब दोबारा लिखना।
ओके सर। सर एक बार डायग्राम बता दो कैसे लिया था, लेफ्ट ज्वाइन किया था मैंने। एक मिनट नोट करने दो, फिर बताता हूँ. So yfx minus xfy. हो गया नोट? सर एक मिनट. सर हमने यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला टाउ dx क्यों कंसिडर किया? टाउ dx ने टाउ d थीटा. लीनियर मोशन में वर्क डन क्या होता था? एफ dx. हाँ जी। रोटेशनल में फोर्स की जगह टॉर्क, dx की जगह d थीटा. सर एनालॉगस रिलेशन होते हैं ना, हर जगह फोर्स की जगह टॉर्क लगा सकते हो, dx की जगह d थीटा लगा सकते हो. सर जैसे थर्ड लास्ट स्टेप में डी थीटा कॉमन लिया तो फिर माइनस वाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ वाई है, तो हमने साइन कैसे चेंज, वो उल्टा क्यों? उल्टा लिख दिया. वो साइन चेंज नहीं होना, वो लिखने में गलती कर दी. ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है. साइन नहीं चेंज होगा ऐसे. फॉर्मूला से भी ऐसे ही आ रहा होगा जो हमने किया था. तो z कंपोनेंट देखो क्या आ रहा है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. साइन नहीं चेंज होगा. हो गया नोट ये? यस सर। डायग्राम देखो, किसको नहीं समझ आया था डायग्राम? हम ले रहे थे कि इनिशियली बॉडी P1 पे, इसको हमने रोटेट करके P1 से P2 तक लेके आए बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स F. तो अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर R है, ये dr है, तो ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो क्लोजिंग से इट विल बी सम ऑफ दीज टू r प्लस dr. तो वर्क डन निकाला हमने बेसिकली F डॉट dr की वैल्यू, और उसको फिर रोटेशनल एनालॉग कर दिया कि F डॉट dr इज आल्सो इक्वल्स टू टाउ d थीटा. अब अगर इसको मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब इन टर्म्स ऑफ थीटा, से अगर हम नया डायग्राम बना लें, मेरे पास एक बॉडी है जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर R है और उस पर मैंने एक फोर्स लगाई है F.
ये एंगल थीटा, लेट दिस एंगल भी अल्फा। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दिस विल बी एफ एक्स एंड एफ वाई विल बी एफ साइन अल्फा। डायग्राम से x इज इक्वल्स टू यहां तक देखो, क्लियर है सब? मैंने आर और एफ लेके उनके कंपोनेंट्स ले लिए, ठीक है यहां तक? अब फिर मत बोलो, नोट मत करना अभी। टॉप का z कंपोनेंट क्या आया था हमारे पास अभी पिछली डेरिवेशन? टॉप का x z कंपोनेंट x एफ वाई minus 1 x एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, यही था। यस सर। x कितना है? थीटा एफ एस माइनस अगर आर एफ को कॉमन लो तो क्या आया? नॉन मेडिकल वाले जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू। sin theta plus Sin alpha. sin alpha minus ठीक है यहां तक? sin alpha अब डायग्राम देखो, आर की ये डायरेक्शन है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा? Alpha minus theta. alpha minus theta अल्फा माइनस थीटा कौन से दो वेक्टर्स में एंगल है? एफ वेक्टर एंड आर आर और एफ। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं आर और एफ में एंगल अल्फा माइनस थीटा है तो आर क्रॉस एफ क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आर एफ साइन ऑफ अल्फा alpha minus आर ऑफ साइन अल्फा माइनस थीटा, मतलब दिस इज आर क्रॉस एफ। ये आर क्रॉस एफ ही बना ना, इम्प्लाइज अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज आर क्रॉस एफ, बिकॉज आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड यही होगा, आर एफ इंटू अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा। सो डायग्राम बनाओ, फिर लिखते हैं इसको। सिर्फ डायग्राम बनाओगे। ये दोनों जो आर्टिकल्स के आज बोर्ड के लिए हैं, स्कूल एग्जाम का सिलेबस, नया कुछ नहीं है। आर क्रॉस एफ कोई दो वे में लिख लिया, एक बार कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया, एक बार पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया, मतलब थीटा और अल्फा के टर्म्स में। सॉर्ट ऑफ यू कैन से रट्टा है कि इसको ऐसे करना है, आपको याद होना चाहिए कि इसको ऐसे ही करना है। न्यूमेरिकल्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो बस टॉक आर क्रॉस एफ होता है। डायग्राम बनाना सिर्फ। So you can write, consider a mass m placed at a point. Consider a mass m placed at a point having position vector r such that it makes an angle theta with x-axis. So please repeat कर दो दोबारा. Consider a mass m placed at a point P such that it makes position vector r such that its position vector is r and it makes an angle theta with x-axis.
if force F acts on the body, if force F acts on a body, at an angle alpha with x-axis, then torque due to force about a region is given by, फिर ये रिटर्न में पार्ट कर लो, tau z is equal to xf y minus yfx, फिर ये सारा नोट कर लो. साइन अल्फा माइनस थीटा एफ कैसे है वो भी नोट करवा दो अल्फा माइनस थीटा, सर वो भी लिख दो कि एफ साइन अल्फा माइनस थीटा एफ कैसे है. क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? ए क्रॉस बी इज, समझ आ गया. नेक्स्ट राइट, बुक निकालो, बुक का एक क्वेश्चन करना है हमने एच सी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 44, एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 198. H.C. Verma, question number 44, page number 198. The question is, the door of an almirah is 6 feet high, 1.5 feet wide, and weighs 8 kg. The door is supported by two hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. If magnitude of forces exerted by the hinges on the door are equal, find this magnitude. Hinges सबको पता है क्या होता है? Hinges, because hinges नहीं पता तो डायग्राम नहीं बनेगा. Hinges पता है या नहीं पता? जहाँ से डोर फिक्स्ड होता है जिससे डोर फिक्स्ड होता है, मतलब अपना डोर खोलोगे जिस भी रूम में बैठे हो तो देयर विल बी 2 और 3 हिंजेस उसके साथ फिक्स्ड होंगी. So, 2 या 3 हिंजेस फिक्स्ड होंगे उसके साथ. हमें इसमें दिया कि डोर के साथ 2 हिंजेस हैं और दोनों का एंड से 1 फीट का डिस्टेंस है. डोर 6 फीट लंबा और 1.5 फीट वाइड है, 8 kg उसका मास है. तो बेसिकली अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरे को ये गिवन है,
हाँ जी सर स्क्रीन चली गई है। सर 1 में कितने मीटर होता है? हमें ये दिया ये डिस्टेंस 1.5 फीट है ये 6 फीट है 2 हिंजेस हैं एंड से 1 फीट पे तो टोटल 6 फीट का डोर है एंड से 1 फीट पे हिंजेस हैं हिंजेस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हमने बताना है वो फोर्स है कितनी कैसे सॉल्व करेंगे एनी आइडिया इन एडिशन टू फिजिक्स लॉजिक इस क्वेश्चन में होना चाहिए टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस और हिंज फोर्स निकालने के लिए पहले मैं सिर्फ वर्टिकल फोर्स की बात करता हूं डोर जो है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है उसका वेट तो अगर मैं हिंजेस की बात करूं डोर हिंजेस पे कैमरा क्यों बंद होता जा रहा है डोर हिंजेस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए कैमरा बंद हो रहा है ना बार बार यस सर। यस Yes, सर। sir. डोर हिंजेस पे वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं या डाउनवर्ड डोर हिंजेस पे Downward. डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है हिंजेस डोर पे किधर लगाएंगे अपवर्ड। अपवर्ड तो हम इक्विलिब्रियम किसका ले रहे हैं डोर का डोर इक्विलिब्रियम में है ना तो वो ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके घर का जो डोर है दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है उस पर नेट फोर्स भी जीरो है उस पर नेट टॉर्क भी जीरो है तो मैं डोर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं डोर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो डोर का ये सेंटर weight acting downwards डोर ने हिंज को नीचे की तरफ पुश किया तो हिंज ने डोर पे फोर्स लगाई एक N3 इधर और एक N4 इधर इतना क्लियर पहले कि डोर दोनों हिंजेस को नीचे पुश करेगा हिंजेस डोर को ऊपर फोर्स लगाएंगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों फोर्सेस समझ में आ रही है N3 N4 सही है। वो मैग्नेट मतलब सेम ही होंगी ना? मैंने कब का सेम होगी मैंने कहा N3 N4 सेम होंगी मैंने कहा भी N3 N4 सेम होंगी नो मैंने कहा हिंज फोर्स सेम है हिंज फोर्स सिर्फ वर्टिकल नहीं है ना अच्छा हाँ ठीक है सर समझ आ गया।
अब ये मैंने अभी से वर्टिकल फोर्सेस मार्क किए, हॉरिजॉन्टल का भी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को प्रैक्टिकली सोच के बताओ, अगर ये हिंजेस लूज होती, मान लो ये ऊपर वाली हिंज लूज है, तो ये डोर अगर गिरेगा तो ये ऐसे गिरेगा, ऐसे रोटेट करेगा, या ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Wise. क्लॉकवाइज गिरेगा ना। अगर गिरने की इसकी प्रोबेबिलिटी होती तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करता है इस वेट के टॉक के कारण। अब अगर मैं लूं कि ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, डोर ऐसे गिर रहा है, तो ये ऊपर वाली हिंज पे फोर्स किधर लगा रहा है? राइट साइड, लेफ्ट साइड? अगर ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो इस हिंज में फोर्स किधर लगाई? राइट साइड पे। डोर ने हिंज पे लगाई राइट साइड पे, तो हिंज डोर पे। Left side. लेफ्ट साइड। तो इसको हम कह देते हैं लेट इट बी N1। क्लियर? जब ये ऐसे घूमेगा तो नीचे वाली हिंज पे फोर्स किधर लगाएगा? अगर ये ऐसे घूमता है तो नीचे वाली हिंज को अंदर प्रेस करेगा। तो इस पर डोर पे फोर्स लगेगी आउटवर्ड्स। पहले सिर्फ फोर्सेस देखो, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जो मैंने चार फोर्सेस, 5 फोर्सेस मार्क किए हैं, वेट N1, N2, N3 और N4। जस्ट फोकस ऑन द फोर्सेस। फोर्सेस समझ में आ रही है या नहीं? तो कैमरा की प्रॉब्लम आ रही है फिर। फोर्सेस समझ आ रही है या नहीं चारों? आप लॉजिकली सोचोगे तो समझ में आएगा फोर्सेस की डायरेक्शन। डोर घूमेगा, अगर ये गिरता है तो ये किस हिंज पे किधर फोर्स लगाएगा? लॉजिक से सोच के देखो, ऊपर वाली हिंज पे बाहर को फोर्स लगाएगा तो डोर पे अंदर लगेगी, नीचे वाली हिंज पे अंदर फोर्स लगाएगा तो डोर पे बाहर को लगेगी। वर्टिकल फोर्सेस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो अपवर्ड ही लगनी है। इतना क्लियर या नहीं क्लियर? N1 और N4 का रिजल्टेंट क्या होगा? N1 और N4 परपेंडिकुलर है। N1 square plus N2. अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N4 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ N3 square plus N2 square. अंडर रूट ऑफ N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर। अब मैंने कहा ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। मैं पहले ट्रांसलेशन की बात करता हूं, तो N1 और N2 इक्वल होंगे, N1 और N2 इक्वल होंगे, कि नहीं होंगे? तो N4 और N3 हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है? कौन से N4 और N3 हॉरिजॉन्टल कैसे? वो तो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल है सिर्फ वर्टिकल है। हिंज पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल को मैंने लिया N4 और N1 और नीचे लिया N3 और N2। दोनों डायरेक्शन में फोर्स होगी ना। हॉरिजॉन्टल क्यों लूं मैं उसको? बिकॉज अगर डोर हिंज को नीचे पुश कर रहा है तो हिंज डोर को ऊपर पुश कर रही है, वो वेट को बैलेंस कर रहे हैं। और दूसरा मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लिया। फोर्सेस के डायरेक्शन समझो पहले, अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं रुक रहा हूं, पहले समझने की कोशिश करो खुद से, कैसे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कौन सी डायरेक्शंस में। बिना उसके न्यूमेरिकल समझ नहीं आने वाला। जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर डायग्राम समझ आ गया तो डायग्राम समझ आ गया तो ये न्यूमेरिकल आसान है। डायग्राम देखो ध्यान से, बिकॉज उसके बाद तुमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस ही लगानी है बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, तो जैसे अगर ऊपर वाला हिंज लूज है तो सर वो तो समझ आ गया। फिर वो जैसे N1 किधर है तो N2 की डायरेक्शन कैसे मार्क की वो बता दो एक बार और।
डोर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो नीचे वाली हिंज पे फोर्स किधर लगेगी? राइट साइड लेफ्ट साइड? डोर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उस एक्सेस के अबाउट घूमेगा, ये नहीं समझ आया कि किस तरफ फोर्स लगाएगा। बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट रोटेट अबाउट, नीचे वाले मैंने कहा था, मैं बोल रहा हूं इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, बिकॉज हम फ्री रोटेशन से फोर्सेस मार्क करते हैं ना। इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट विल रोटेट अबाउट, हिंजेस नहीं लगे हुए। क्या? फ्री टू रोटेट मतलब दोनों हिंजेस को अभी इग्नोर कर रहे हैं। आप दोनों फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए तो फ्री रोटेशन ही कंसिडर करते हैं ना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अब अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, अगर मान लो मेरे पास एक रॉड ही है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, मतलब ये एंड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे ही मूव करेगी ये। यस सर। ऊपर वाली हिंज पे फोर्स लगेगी इधर और नीचे वाली हिंज पे ऑपोजिट। ये ऐसे अगर घूमता है तो नीचे वाली हिंज को अंदर पुश करेगा, इसको बाहर निकालेगा, यही होगा ना। यस सर। तो नीचे वाली हिंज को अंदर पुश किया तो हिंज डोर पे फोर्स किधर लगाएगी? ऑपोजिट। मैं आपसे कह रहा हूं अब ये इक्विलिब्रियम है, ये डोर इक्विलिब्रियम में है। डोर इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पे नेट फोर्स भी जीरो है और इस पे नेट टॉर्क भी जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी दो फोर्सेस हैं? N1 N2. डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट। ऑपोजिट। जीरो कब होगी? N1 is equal to N2। जब n1 is equal to n2। तो फर्स्ट पॉइंट is for horizontal equilibrium. वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन सी फोर्सेस है। वर्टिकल डायरेक्शन में N4 plus N3 is equal to W. n3 n4 and w। N3 और N4 अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड्स है। एक चीज हमें और गिवन है, ऑल्सो हमें ये गिवन है कि n1 स्क्वायर प्लस n4 स्क्वायर, ये गिवन है। टोटल हिंज फोर्स यहाँ पे कितनी थी? n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे n1 स्क्वायर प्लस n4 स्क्वायर का अंडर रूट। हमें जो इनका मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज डायरेक्शन तो अलग अलग आ रही है। इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? अलोंग डायगोनल इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, फर्स्ट एंड थर्ड को, अगर n1 n2 इक्वल है तो n3 n4 भी इक्वल ही होंगे। अगर n1 और n2 इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे ना। यस सर। So equation 1 and 3 implies अगर ये वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं, n3 n4 आर इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ n3। वेट कितना है डोर का? वेट ऑफ डोर कितना है? 80 न्यूटन। 3 आ गई मेरे पास और n4 भी 40 न्यूटन।
अभी तक मैंने रोटेशन कहीं यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन और काइनेमा वेक्टर्स का यूज किया है। यहां तक देखो क्लियर है, बिकॉज अब रोटेशन शुरू होगा। बिकॉज मेरे को ये तो पता है n1 n2 इक्वल है, उनकी वैल्यू नहीं पता, तो हिंज फोर्स निकालने के लिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए n1 n2 भी पता होना चाहिए, वहां रोटेशन काम आएगा। इसलिए पहले यहां तक देखो, लीनियर मोशन वाला काम समझ आ रहा है। ठीक है। अब अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखाई थी? टॉक अबाउट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इज सेम। यस सर। मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉक निकालूं तो वो जीरो ही आना चाहिए अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, और मेरे को रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए, तो टॉक अबाउट एनी पॉइंट आप कैलकुलेट कर लो, इट शुड बी जीरो। सेम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम है इसलिए वो जीरो ही होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? बिकॉज बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यू कैन कैलकुलेट टॉक अबाउट एनी पॉइंट। तो हम कौन सा पॉइंट प्रेफर करें? टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर बाई एफ। अगर आर जीरो हो जाए तो टॉक विल बी जीरो। ऐसा पॉइंट हमेशा चूज करेंगे हम जहां पे आर की वैल्यू जीरो हो जाए मैक्सिमम फोर्सेस के लिए, मतलब वो पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं। इस डायग्राम में सबसे ज्यादा फोर्सेस किधर लग रही हैं? वी कैन से यहां तो P1 पे या P2 पे, दो फोर्सेस, यहां पे तो एक ही फोर्स लग रही है। यस सर। तो मैं यहां तो P1 चूज कर लूंगा या P2 चूज करूंगा। अगर मैं P1 चूज करूं तो N2 और N3 का टॉक कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। और अगर मैं P2 चूज करता तो कौन से दो टॉक जीरो होते? टॉक ड्यू टू N1 N4। N1 और N4 का टॉक जीरो हो जाता है, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, एक्सिस से ही पास कर रहे हैं जिसको मैं चूज कर रहा हूं। सो बताओ कौन सा पॉइंट चूज करें? अब किस पॉइंट के बाद टॉक जीरो प्रूव करें? P1। P1. So we say for dou to be in equilibrium, talk about P1 should be zero. P1 पे टॉक ड्यू टू W कितनी है? वेट के कारण टॉक इस पॉइंट के, लाइन ऑफ एक्शन कौन सा हो गया इस फोर्स का? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है P1 से? 0.75। 0.75. तो टॉक ड्यू टू W is 0.75 into W। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये इसके कारण क्लॉकवाइज घूमेगा डोर या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. टॉक ड्यू टू N1, P1 से N1 की लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, 4 feet। डिस्टेंस हो गया 4 फीट। तो टॉक ड्यू टू N1 इज 4 इंटू N1, और इसके कारण डायरेक्शन रोटेशन की क्या रहती? एंटी क्लॉकवाइज। सर 4 फीट कैसे आया? डोर की लेंथ कितनी है? डोर की लेंथ नीचे ये 1 ये 1, तो ये डिस्टेंस कितना? ठीक है। टॉक ड्यू टू N4, N4 का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहा है? पॉइंट से जीरो। P1 से. ड्यू टू N4 जीरो हो गई। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। नेट टॉक तभी जीरो आएगी ना, दो ही टॉक लग रही है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इंप्लाइज 0.75 W is equals to 4N1. W is N1 कितना आ गया? 15।
हिंज फोर्स कितनी होगी? N1 आ गया 15, N4 कितना था? 40। तो हिंज फोर्स कितनी? अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये निकालना था, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। सो दैट विल बी द आंसर। बुक में उन्होंने एग्जैक्ट निकाल के दिखाया 43, आप करके देख लो इसका कि हिंज फोर्स इज अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। वैल्यू देख लो इसकी क्या आती है, कैलकुलेटर से कर लो चाहे। 42.72। So 40 square plus 42.7 यस सर। में 43 दी हुई है तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देते हैं एचसी में कई बारी। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बार Yes. N4 और N3 की डायरेक्शन बता दो। डोर डोर हिंज पे फोर्स किधर लगा रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स या वर्टिकली अपवर्ड्स? डोर हिंज पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, वर्टिकली या अपवर्ड? दोनों हिंजेस पे। तो वर्टिकली अपवर्ड कैसे है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर दो। डोर ने हिंज पे वर्टिकल डायरेक्शन में किधर फोर्स लगाई है? डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है डोर पे लग रही है? जो वेट, वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स। तो उसका रिएक्शन किधर होगा? तो N1 कैसे है? डोर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वो हिंज पे राइट साइड फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड? डोर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वो हिंज पे फोर्स किधर लगाएगा? क्लॉकवाइज राइट साइड या लेफ्ट साइड? अब प्रैक्टिकली सिचुएशन सोच के देखो, ऐसे समझोगे डायग्राम से नहीं समझ आएगा। अब सोचो डोर अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हिंज को बाहर निकालेगा या अंदर पुश करेगा? सपोज फ्लूइड बॉडी डायग्राम में तो हम वो फोर्स मार्क करते हैं जो लग रही है, और जो लगाता है डोर वो थोड़ी ना करते हैं मार्क मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं? डोर का। डोर का। तो डोर पे जो फोर्सेस लग रही हैं वही तो मार्क कर रहा हूं मैं हिंज की फोर्सेस थोड़ी मार्क कर रहा हूं। हिंज पे फोर्स राइट साइड लगेगी तो डोर पे लेफ्ट साइड लगेगी ना। मैं कह रहा हूं हिंज पे फोर्स राइट साइड लगाई है डोर ने, मैंने वो फोर्स नहीं मार्क की। मैंने कहा डोर इस पे इधर फोर्स लगाया तो मैं तो उसका रिएक्शन मार्क कर रहा हूं N1। हिंज पे फोर्स राइट लगेगी तो डोर पे लेफ्ट लगेगी, इधर हिंज पे राइट साइड लगेगी तो डोर पे लेफ्ट साइड लगेगी। न्यूटन थर्ड लॉ यूज कर रहा हूं मैं डोर पे ही फोर्सेस मार्क कर रहा हूं। डायरेक्शंस में देखो और किसी को भी डाउट है, बिकॉज आगे जाके क्वेश्चंस टफ होने हैं, आसान नहीं होने, इससे मैं पहले बता रहा हूं। आगे जाके क्वेश्चंस मुश्किल ही होते जाएंगे रोटेशनल मोशन के, और 11th और 12th का सबसे टफ चैप्टर गिना जाता है। 12th के किसी बच्चे से पूछ लेना रोटेशनल मोशन के, वो कॉम्पिटिटिव के न्यूमेरिकल कर सकता है नहीं, किसी को नहीं आते। आधे लोग तो छोड़ ही देते हैं कि रोटेशन तो हमारे बस की बात ही नहीं है, और मैं तो भी उस लेवल पे गया नहीं जहां पे बस की बात नहीं आएगी कि मेरे बस की बात ही नहीं है रोटेशन। तो डायरेक्शंस ध्यान से समझो, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपको फ्री बॉडी डायग्राम डोर का बनाना है, डोर पे फोर्सेस मार्क करनी है, पर निकलेंगी तब जब आप पहले निकालोगे कि डोर हिंज पे किधर लगाएगा। तो वेट तो मतलब अगर डोर लगा रहे तो नॉर्मल रिएक्शन हमने दो जगह क्यों मार्क किया, एक ही जगह कर लेते हैं। दोनों हिंजेस को नीचे पुश नहीं करेगा। मैं अगर आपकी बॉडी के साथ ऐसे कुछ अटैच कर दूं, यहाँ पे भी फिक्स कर दूं, यहाँ पे भी फिक्स कर दूं, तो वो दोनों जगह पे फोर्स लगती है ना, सिर्फ ऊपर थोड़ी लगेगी, नीचे वाली जगह पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो दोनों को ही नीचे पुश करेगा ना, जो भी आपकी बॉडी के साथ बांधा हुआ है, एक जगह को थोड़ी पुश करेगा।
और जब भी हिंज फोर्स आपको समझना है तो आप दोनों डायरेक्शंस लेना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अपने आप अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होगी तो वो जीरो हो जाएगी, वर्टिकल नहीं होगी तो वो जीरो हो जाएगी, पर आप हमेशा दोनों ही लेना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है और वर्टिकल में भी लग रही है। सर इस ब्लॉक इस डोर के अंदर हम पॉइंट P1 के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं और P2 के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं डोर। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, आप W के अबाउट भी निकाल सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। मैंने P1 के अबाउट निकाल दिया, आप एट रैंडम कोई भी पॉइंट लेके निकालो जो आपका दिल करता। आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल दो, आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल दो, इसके अबाउट निकाल दो, वेट के अबाउट निकाल दो, किसी पॉइंट। मैंने तो आसान तरीका बताया कि जिस पॉइंट पे ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं उस पॉइंट के अबाउट निकाल लो तो कैलकुलेशन आसान होगी। हाँ जी, जैसे वो जो आपने कहा था इसको फ्री टू, अगर ये रोटेट होता तो सर जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इसे फ्री कर देते आगे की तरफ ऐसे घूम कर गिर जाए हमारी तरफ, जैसे मतलब हमने कहा था जब मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ रोटेशन की मोशन कंसिडर करूंगा। रोटेशनल मोशन में होता है कि बॉडी इज फ्री टू रोटेट, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है। तो आप इसको इमेजिन, घुमाना नहीं है, ये घूम भी नहीं सकता है ऐसे, बिकॉज इधर तो आपका वो फ्रेम लगा होता है, ऐसे घूम थोड़ी सकता है। आपका डोर कभी घूम नहीं सकता क्योंकि फ्रेम अटैच्ड है उसके साथ। मैं कह रहा हूं घुमाना नहीं है, इमेजिन करो अगर ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा। अगर ये घूम सकता तो उस हिसाब से हिंज पे फोर्सेस मार्क करनी है पहले और डोर पे उसके ऑपोजिट लगा देनी है। तो मैं ये पूछ रहा था जैसे अगर ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ये आगे की तरफ ऐसे गिर जाए डोर, तो इसमें पीछे की तरफ भी तो फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलरली बैकवर्ड्स। आगे की तरफ गिर जाए मतलब जैसे अगर कोई चीज खड़ी करके रखो, जैसे कोई प्लांट, तो वो ऐसे घूम कर गिर जाता है ना। मतलब प्लैंक तो अगर आप ऐसे खड़ा करोगे ना, ऐसे आपने खड़ा किया, ऐसे खड़ा किया तो वो ऐसे गिर जाएगा। ये डोर भी ऐसे गिर सकता है, तो उसे पीछे की तरफ भी तो तो सुनो एक मिनट, जल्दी क्या रहती है, ये ऐसे गिर रहा है, इसमें टॉक किसी पॉइंट के अबाउट नहीं निकाल सकते बिकॉज ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है डोर, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी। बिकॉज टॉक किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते थे अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ये बॉडी अटैच्ड है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ओके सर। कंसेप्ट्स को मिक्स ना करो। हम टॉक किसी भी पॉइंट के अबाउट तभी निकाल सकते हैं जब दिया हो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, नहीं तो आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा वो किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा। तो इसको दोबारा देखना, इस न्यूमेरिकल को घर जाके नोट कर लो, दोबारा देखना इसको, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने टॉक अबाउट P1 निकाला, P2 निकाल के देखना, W के अबाउट निकाल के देखना, हर पॉइंट के अबाउट आंसर सेम आने चाहिए। प्रैक्टिस फिजिक्स में यही तो होती है, हमें बहुत सारी किताबें करने की जरूरत नहीं है। आप एक बुक ढंग से कर लो, पर उसको करने के आपको मेथड आते होंगे। एक मेथड मैंने बताया, उसके अलावा आप कुछ और कर सकते हो उसमें। फिजिक्स तब आती है। फिजिक्स ऐसे नहीं आएगी कि आप ज्यादा किताबें इकट्ठी करी जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि मैं 3 किताबें कर लूं, 4 कर लूं। न्यूमेरिकल के लिए, HC थ्योरी के लिए रेस्टनिंग या यूनिवर्सिटी सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 किताबें आती हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, HC और थ्योरी के लिए रेस्टनिंग या यूनिवर्सिटी या कोई भी और अच्छी बुक, तो मैं गारंटी देता हूं टॉप 100 में रैंक आएगा। पर आती तो 2 किताबें। आने का मतलब यह है कि आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहां गलती हो सकती है, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है। तो आप सारी चीजें सोचा करो। एक न्यूमेरिकल को सिर्फ आंसर आ जाए उससे नेक्स्ट पे ना चले जाया करो कि मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। अब सोचो आंसर आ गया मेरा, अब कोई और तरीका हो सकता है इसको करने का। टेक योर टाइम, उसको सोचो थोड़ा सा बैठ के। बिकॉज जब आप ऐसे न्यूमेरिकल्स करने शुरू करोगे तो आपके लिए एक बुक सफिशिएंट हो जाएगी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने किस लिए कल कहा था HC के सॉल्यूशंस डिलीट करो, बिकॉज आप HC का सॉल्यूशन देख लोगे वो तो फिर आपने रट्टा मार लिया कि ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, खुद तो सोचा नहीं, तो सॉल्यूशंस तो कभी भी नहीं देखने।
उससे तो फिजिक्स खराब ही होती है इंप्रूव होने की जगह। ऑल्टरनेट मैथड सोचा करो और इसको कैसे कर सकते हैं। मैं अबाउट P1 निकाल रहा हूँ, आपको कंसेप्ट पता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो आप कोई और पॉइंट लेके करके देखो। कल करते हैं इसके आगे। और HC के क्वेश्चन आप कर सकते हो ट्राई। अब क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करके यू कैन ट्राई अप टू क्वेश्चन नंबर 44। ये सारी थ्योरी कर ली हमने 7 to 44 की।